हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुजीत वर्मा आप लोगों का वर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार वेलकम करता हूं। और मैं पढ़ा रहा हूं आपको क्लास 11th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और चैप्टर का नाम क्या था? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मतलब मैं बेसिक बातों पे बात कर रहा हूं अभी, और एक तरफ आपके लिए मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 के वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक, जो कि आपने जूनियर क्लासेस में ही पढ़ा होगा, वो भी मैं रिकॉल करूंगा और कुछ नई चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे होंगे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि आप जूनियर क्लासेस में ज़रूर पढ़ के आए होंगे आई होप। पर मैं फिर भी इन चीज़ों पे डिस्कशन कर रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि आपका बेसिक बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए। और अगर आपको केमिस्ट्री से अब तक ट्रू वाला लव नहीं हुआ था, तो वो मैं आपको करवाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डाल्टन ने जब एटम के बारे में बताया सन 1808 ईस्वी में, 1808 में, उससे पहले दो फिलोसोफर्स थे। फिलोसोफर्स जो फिलॉसफी देते हैं, जो अपनी बातों को बताते हैं, बट उन्होंने रिटन में कुछ नहीं दिया था। और उन दोनों का नाम मैं लेके आ रहा हूँ आपके सामने। एक तो हमारे इंडिया के थे महर्षि कनाड। ये जो महर्षि कनाड थे, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि अगर किसी भी सब्सटेंस को तोड़ा जाएगा या ब्रेक किया जाएगा, तो उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, उसी के नाम पे इन्होंने अपने ही नाम पे एक पॉइंट कहा था, कण। इन्होंने क्या कहा था कि किसी भी सब्सटेंस को अगर तोड़ा जाएगा, तो जो सबसे छोटा उसके अंदर पार्टिकल मिलेगा, उसे हम कण के नाम से बुलाएंगे। और ये कनाड जी के नाम पे ही रखा गया था। और ये बात लगभग 400 BC की है। और इसी के अप्रॉक्स एक ग्रीक साइंटिस्ट भी थे, सॉरी नॉट साइंटिस्ट, फिलोसोफर, डेमोक्रिटस। इन्होंने भी बताया था, मैं पहले लिख दे रहा हूँ, एटोमियो का ग्रीक में मतलब होता है, ए मतलब होता है अन, और टोमियो मतलब होता है कट, मतलब अनकट। इन्होंने भी वही बात कही थी कि जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो एटोमियो होता है। मतलब मुझ में, इस बोर्ड में, इस मार्कर में, अगर आप एंड तक इसे तोड़िएगा, तो सबसे छोटा पार्टिकल जो मिलेगा वो एटोमियो होगा, मतलब अनकट होगा, मतलब इनडिविजिबल होगा। सबसे छोटा पार्टिकल एटोमियो होगा। ग्रीक में एटोमियो का मतलब मैंने आपको बताया अनकट। तो ये तो फिलोसोफर थे, इन्होंने अपनी बातें कही और फिर लिख करके रिटन में कुछ नहीं दिया। लेकिन फिर लेटर ऑन डाल्टन आए, जिन्होंने एटम के बारे में स्टडी की, और उन्होंने बनाया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो चलिए चलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की तरफ, कि उन्होंने कौन कौन से पॉइंट बोले हैं, और कितना पॉइंट वो खुद से लेके आए हैं, और कितनी बातें वो पीछे वाली उन्होंने उठाई हैं, ये भी देखने को मिलेगा। आई होप आपने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जरूर पढ़ा होगा, तो उसकी भी कुछ चीज़ें आपको मैं यहाँ पे याद दिलाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। तो पॉइंट कुछ ऐसा था कि डाल्टन ने जो सबसे पहला पॉइंट बताया, वो ये बताया कि मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी और स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर जो बना होता है, कोई भी सब्सटेंस जो बना होता है इस दुनिया में, वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से बना होता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये था कि डाल्टन ने कहा, दिस स्मॉल पार्टिकल इज नोन एज या कॉल्ड एज एटम। मतलब इन्होंने भी क्या किया कि जो फिलोसोफर थे हमारे डेमोक्रिटस, उन्होंने जो बातें बताई थी, उन्हीं से इन्होंने भी इस वर्ड को चुरा लिया है, एटम। मतलब कोई भी जो मैटर होता है, वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से बना होता है, और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम क्या है? एटम है। जरा आप ये दोनों पॉइंट नोट करें, तब तक मैं इसे 2 बूंद जिंदगी के दे देता हूँ मार्कर को, क्योंकि ये थोड़ा हल्का चल रहा है।
काफ़ी सारे बूंद डाल दे रहा हूँ ताकि कुछ देर आराम से चले। चलिए, रेडी? नोट कर लिया आपने? तो इन पार्टिकल्स का नाम क्या रखा उन्होंने? क्या नाम रखा? नेम्ड एज या नोन एज या नेम्ड एज, आप कुछ भी लिख दें। एटम उन्होंने कहा, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम एटम है। अब मैं आपको ये भी आज बताने वाला हूँ कि ये चीज़ें कैसे कैसे रॉन्ग हो गई हैं आज के मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में। मतलब मैं आज आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के साथ साथ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। थर्ड पॉइंट ये था, वो कह रहे थे कि एटम्स आर इनडिविजिबल। एटम्स आर इनडिविजिबल मतलब एटम्स को हम और ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नाउ अब आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। देखिए कितना बड़ा पॉइंट उन्होंने बोला है, जो आप सुनते ही बिल्कुल चौंक जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फोर्थ पॉइंट ये है कि उन्होंने कहा कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट। मतलब किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं एक दूसरे से हर एक मामले में। मैं बताऊंगा आज की ये चीज़ें कैसे गलत हो गई हैं आज के डेट में, आपको बताऊंगा। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट, मतलब किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो हर एक मामले में एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होते हैं। फोर्थ पॉइंट के बाद फिफ्थ पॉइंट में बता रहा हूं आपको कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट। मतलब कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, जैसे गोल्ड का एटम और सिल्वर का जो एटम होगा, इनका कहना था कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम आप ले रहे हो तो वो हर एक मामले में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे, उनमें कोई भी सिमिलैरिटीज देखने को नहीं मिलती है, ऐसा कहना था डाल्टन का। मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के साथ साथ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बताऊंगा। तो आई होप कि आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और पूरा देखेंगे, और हम लोग चलेंगे अगले क्लास में और भी नई नई चीज़ें लेके आएंगे। लेकिन आप पहले इन चीज़ों को नोट करें और नोट्स बनाते चलें साथ साथ, और बुक जरूर पढ़ते रहें। एटलीस्ट आप NCERT रीड आउट करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर आपको एक बार बुक पढ़ने की आदत हो गई ना, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकालने से। तो आप नोट करें इन चीज़ों को कि डाल्टन ने कौन कौन सी पॉइंट्स कहे हैं। अभी एक दो पॉइंट और मैं लेके आऊँगा, जो डाल्टन ने बताया। चलिए आप इसको नोट कीजिए। ऊपर वाला मैं हटा देता हूँ, एक दो पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए आप। चलिए, सिक्स नंबर पॉइंट में लिख रहा हूं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स combined in a fixed ratio to form a new compound। मतलब यह है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं फिक्स्ड रेशियो में, तभी क्या बनता है? नया कंपाउंड बनता है। अब देखिए, ये तो लग रहा है बिल्कुल देख करके कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से ये पॉइंट उठाया गया कि अगर पानी बनेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए। ये हमने कहाँ पढ़ा था? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में। तो ये भी बिल्कुल उसी से मिलता जुलता पॉइंट है। मतलब कोई नहीं बोलेगा कि ये चोरी का पॉइंट है, मगर है चोरी का ही। ऑलमोस्ट देख के आपको भी समझ में आ गया होगा। तो डाल्टन ने इतनी कमाल बातें बताई हैं, मतलब ये रिटन में था इसलिए इतना वैल्यूएबल था। अभी मैं गलत भी करने वाला हूँ और बता भी रहा हूँ कि ये चोरी का माल है ना। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे वो कंबाइन होकर एक न्यू कंपाउंड तभी बनाएंगे जब उनका रेशियो बिल्कुल फिक्स होगा, तभी नया कंपाउंड बन के सामने आएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट वो कह रहे थे
कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, दे रीऑर्गेनाइज themselves, थोड़ा हटा दें, दे रीऑर्गेनाइज themselves in a chemical reaction। मतलब क्या हुआ? मतलब ये भइल है कि एटम्स जो होते हैं वो ना तो बनाए जा सकते हैं, ना ही बर्बाद किए जा सकते हैं, ख़त्म किए जा सकते हैं। बिल्कुल कंजर्वेशन ऑफ मास की तरह मुझे ये पढ़ने में लग रहा है। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, दे रीऑर्गेनाइज देमसेल्फ, वो एक दूसरे को रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं। रीऑर्गेनाइज मतलब अपना जो सेटिंग है वो चेंज कर लेते हैं एक केमिकल रिएक्शन करते वक्त। ऐसा कहना था डाल्टन का। तो मैंने डाल्टन से रिलेटेड आपको एटॉमिक थ्योरी के 6-7 पॉइंट्स बता दिए कि डाल्टन के हिसाब से कोई भी मैटर इस दुनिया का बनता है बहुत ही टाइनी पार्टिकल से, जिसका नाम उसने क्या रखा था? एटम। और इससे पहले महर्षि कर्नाड और डेमोक्रिटस के बारे में मैंने आपको बताया, जो लगभग 400 BC की बात है, लेकिन वो फिलोसोफर थे और इन्होंने, ये साइंटिस्ट, इन्होंने रिटन स्टेटमेंट दिया जो वैल्यूबल है। फिर उन्होंने कहा कि जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स के बिल्कुल डिफरेंट होंगे और सेम एलिमेंट के बिल्कुल सिमिलर होंगे हर एक मामले में। क्लियर है? देन जो अगला पॉइंट था हमारे पास कि एटम्स जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो क्या होते हैं? फिक्स्ड रेशियो में जब कंबाइन होते हैं तभी एक नया कंपाउंड बन के सामने आएगा। ये हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से मैच कर रहा था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो कह रहे थे एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एंड दे रीऑर्गेनाइज, यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, दे रीऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब एक केमिकल रिएक्शन करना है तो एटम सिर्फ एक दूसरे को रीऑर्गेनाइज कर लेंगे तभी केमिकल रिएक्शन होगा। ये तो कहना था डाल्टन का। चलिए जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, चलते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की तरफ। मैं आपको यहीं पर एनसीईआरटी के साथ साथ रेफरेंस बुक भी कराता चलूंगा। आपको जरूरी ये जानना कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या चीजें बताई गई हैं और आज कौन सी एटॉमिक थ्योरी चलती है। चलिए आप इसको नोट कीजिए फटाफट। हो गया? डन। चलिए हटा दूं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। फैन का आवाज़ आता है तो ज़रा सा मैनेज कीजिएगा। देखिए गर्मी बहुत है और मैनेज करना पड़ता है, थोड़ा सा फ़ैन लगाना पड़ता है आवाज़ के लिए। बट आई होप कि आवाज़ क्लियर आ रही होगी। मैंने माइक लगा रखा है तो अगर साउंड में कोई क्लियरेंस नहीं हो तो फिर बताइएगा। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो है हमारा, वो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि एटम्स आर नो लॉन्गर इनडिविजिबल। अब एटम्स इनडिविजिबल नहीं रहे, क्योंकि आपको मालूम है कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको मालूम होगा। इसका मतलब एटम अब डिविजिबल है, जैसा कि पहले का क्या कहना था कि अनकट है, बिल्कुल नहीं ब्रेक हो सकता। सेकेंड पॉइंट देखिए मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का कि एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट may not be similar in all respect। सिमिलर एलिमेंट्स के एटम कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनमें वो सिमिलर नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कौन सी चीज़ें, ये समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं क्या? आइसोटोप्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोटोप्स। एटम देखिए आप, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ कार्बन को लेता हूँ, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6,
और कार्बन का एटॉमिक मास 12, 13, 14। आप नोटिस करें कि ये तीनों ही कार्बन के एटम्स हैं, लेकिन ऐसे भी एटम्स कार्बन के मिले हैं जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। इसका मतलब आप नोटिस करेंगे तो एटॉमिक नंबर तो सबका सेम है, लेकिन एटॉमिक मास के मामले में तीनों डिफरेंट हैं। तो ऐसे मतलब एलिमेंट जब आप देखेंगे कि जिनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे और एटॉमिक मास डिफरेंट होगा तो उन्हें हम क्या बुलाते हैं? आइसोटोप्स बुलाते हैं। तो देखा आपने कि यहाँ पर एक ही एलिमेंट के एटम एटॉमिक मास के मामले में डिफरेंट हो रहे हैं। इसका मतलब डाल्टन का वो लाइन कि हर एक मामले में सिमिलर होगा, ये भी रॉन्ग हो गया है आज के डेट पे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में। ओके, नाउ हाइड्रोजन के भी होते हैं, है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, एटॉमिक मास 1, 2, 3। कोशिश कीजिएगा खोजने का हाइड्रोजन के कौन कौन से आइसोटोप्स होते हैं, आप भी ट्राई करते रहें अपने तरफ से। थर्ड पॉइंट क्या है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स may be similar in some respects। मतलब क्या हुआ? what it means कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर सिमिलर। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स भी कुछ मामलों में सेम हो सकते हैं। तो ये भी वहाँ पे कहा गया था कि नहीं होगा, डिफरेंट है तो बिल्कुल हर एक मामले में डिफरेंट होगा। यहाँ पे ये बात भी गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताने जा रहा हूँ आइसोबार्स के बारे में। और आइसो मतलब होता है एक जैसा, और याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ एक जैसा भार इज कॉल्ड आइसोबार। मतलब एक जैसा एटॉमिक वेट होगा। जैसे मैंने अभी आपको कार्बन 14 के बारे में बताया, तो कार्बन का एटॉमिक मास 14 भी होता है और नाइट्रोजन का तो 14 ही होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7 होता है। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि आइसोबार्स, मैंने इसलिए आपको समझाया, आइसोबार किसको कहा जाएगा? उन एलिमेंट्स को आप आइसोबार कहेंगे जिनके एटॉमिक मासेस सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। एटॉमिक नंबर 6 और 7, एटॉमिक मासेस 14। तो आखिर दो ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, ये कार्बन का एटम है, ये नाइट्रोजन का एटम है, मगर दोनों एटॉमिक मास के मामले में दोनों ही सिमिलर पाए गए हैं। तो ये लाइन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में बी सिमिलर इन सम रिस्पेक्ट। आई होप कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं। और ये तीसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का, और 2-3 पॉइंट हैं वो भी मैं आपको डील कर रहा हूं, लेकिन आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले या आप कॉपी कलम लेके बैठे और नोट करना स्टार्ट कर दें। ओके, चलिए नोट कीजिए। नोट कीजिए। कर लिए, चलिए हटा दे रहे हैं। आइसोटोप्स याद रखिएगा और आइसोबार्स भी याद रखिएगा, अगले क्लास में यूज़ करेंगे जब आपको एटॉमिक मास यूनिट पढ़ाएंगे। चले आगे चलें। चलिए, पॉइंट नंबर 4, एटम इज द smallest particle which takes place in a chemical reaction। एटम वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। एटम ही वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से कहा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है कि एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन चेंज्ड इनटू एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। ये तो बड़ा ही कमाल का बात हो गया कि एक एलिमेंट का एटम बदल सकता है दूसरे एलिमेंट के एटम में। जैसे इसके लिए आपको ये जानना चाहिए कि जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न या न्यूक्लियर फिजन होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप
सपोज यूरेनियम से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर से अपने आप थोरियम, बेरियम वगैरह एलिमेंट निकलने लगते हैं। तो आप देखिएगा कि एक ही एलिमेंट के एटम दूसरे तीसरे एलिमेंट के एटम्स में कन्वर्ट हो पा रहे हैं। मतलब ये लाइन भी बिल्कुल गलत है कि नए एलिमेंट के एटम्स नहीं बनाए जा सकते। यहाँ सिंगल एलिमेंट के एटम से, सिंगल एलिमेंट से दूसरे तीसरे एलिमेंट के एटम निकलते हुए नजर आएंगे। कब? न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर। मैंने आपको एग्जांपल के लिए यूरेनियम का नाम भी कहा। आप और जानकारी इकट्ठी करें, आप बुक जरूर पढ़ें अपने से। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का कहना है कि एक एलिमेंट का एटम नए नए एलिमेंट के एटम्स बना सकता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? लास्ट पॉइंट अब हम लोगों का क्या है कि एटम ऑफ, या ऐसा लिखते हैं, मास ऑफ एन एटम, mass of an atom of an element can changed into energy, changed into energy. Mass of an atom of an element can changed into energy. किसी भी एलिमेंट का एटम जो है वो एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो सकता है। आई होप कि आपको ये जरूर याद होगा, ये जरूर याद होगा, E = mc²। एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये इक्वेशन दे रखा है कि एनर्जी और मास के बीच में क्या रिलेशन है। मतलब इसे हम कह सकते हैं एनर्जी मास इक्विवेलेंस। ये आखिरी पॉइंट था हमारा, आप जल्दी से नोट करें, इसे नोट करें। क्लियर हो गया? मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन चेंज इनटू एनर्जी। किसी एलिमेंट का एटम का मास चेंज हो सकता है एनर्जी में, और इसके लिए हमारे पास ये वाला है ना, ये पॉइंट जो हमारे पास है, ये जो फॉर्मूला हमारे पास है एल्बर्ट आइंस्टीन का दिया हुआ, E = mc², इससे आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको अभी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पूरा बता दिया और आपको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में बता दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा, उस वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन होने वाला है। मतलब आप यूं समझिए, अब स्टार्ट हो चुका है क्लास 11। अभी तक मैं आपको रिवीजन करा रहा था क्लास 9 और 10 के बेसिक केमिस्ट्री का, बट अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा अगले क्लास का टॉपिक होगा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यूनिट, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अगले क्लास में बातें होने वाली हैं अगले वीडियो लेक्चर में। लेकिन इसके लिए आपको वीडियोस लगातार देखने पड़ेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियोस बेनिफिशियल लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर करें। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने भी 11th स्टार्ट किया, बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ें बताई जाएंगी। आप शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो को आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप सभी से। टिल देन बाय बाय, एंड हमेशा की तरह सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।